हेलो दोस्तों, नमस्कार। किताबी दोस्त चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों रिच डैड पुअर डैड की फुल बुक समरी, जिसमें हम लोग पहुंचे थे। अभी प्रस्तावना हमारी चल रही है और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख सकते हैं साथियों। अब हम आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं और शीर्षक स्टार्ट होता है, जिसकी मुझे तलाश थी। तो मेरे पति माइक रॉबर्ट क्योसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे, जो 3 समूहों में विभाजित थे, 5-5 लोग के समूह में। माइक सही था। इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी मैं। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था, जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली में इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहता था, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें, तो उसमें आपको एक ही सफर दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। यह किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चों को ऐसा काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाते हैं, या वो सेना में भर्ती हो जाते हैं, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया था, तो वह जमकर खरीदारी करना शुरू कर देता है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं, तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी-कभार शादी भी कर लेते हैं। अब जिंदगी में मजा आ जाता है, क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वे घर, कार, टेलीविजन खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। उनका कैरियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ दूसरा बच्चा भी उनका पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में भी और ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं, ताकि वे ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वे दूसरे काम भी खोज लें, उनकी आमदनी बढ़ जाए, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है, उस पर भी टैक्स देना होता है उन्हें।
इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र 5 या 6 साल की हो जाती है। अब उन्हें चिंता भी सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपति अब नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिता देते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखते, इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है कि वह आप अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्र में निपुण हो जाइए। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक सीपीए हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया है। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि अब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे, तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लग गया। हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी जिंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी आ रहा था कि वे असल जिंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार में कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दोगुनी उम्र के थे और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते हुए और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय
उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से उनके महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा कि असल जिंदगी में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। मैंने यह भी सोचा कि भगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। अब खेल खत्म हो गया और रॉबर्ट हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था। उसे खेल पसंद नहीं आया। मुझे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, उसने जोर से कहा। मेरे पास इस सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर, वकील, स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट ब्रोकर का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते। चूंकि हमारे स्कूल में हमें वो सब चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों की सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं तो आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं तो आपको वहां अपना बैंकर भी उसी हाल में नजर आता है। इससे आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूं, ऐसा उसने कहा। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मजा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असल जिंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूं, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ, और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी, जैसा कि मेरी बहुत सी सहेलियों को ऐसी चिंता होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमने उसकी योजना पर आगे आगे बात करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यह चाहता है कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण है कि उसकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैं उत्सुक थी। मेरे पति और मैं रॉबर्ट और उसकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि यह हमारा सामाजिक मेलजोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। हमने पाया कि हम में बहुत सी बातें एक जैसी है।
हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत तक विचार किया कि ज़्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसे बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते हैं। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालात पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजनाओं के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी था। वह दुनिया भर में निवेश कर चुका था और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने का फैसला हो गया था उसका। वह काम इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वह जानता था कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु दुनिया के बदलने के बावजूद शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल भी नहीं बदली थी। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानूसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले, और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं वह यह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उसने कहा, यह पुरानी सलाह है और अब यह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है, तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगे जितना कि मैं हूं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते हैं। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उससे पूछा कि पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है। मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उसने कहा, क्या होता है जब कोई कारपोरेट स्टाफ कम करने की घोषणा करता है? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उसने कहा कि आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर हैं, वे ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय है कि कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच में क्या फर्क है समझा रहा था। यह फर्क था कि अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना, इसका मतलब समझा रहा था। परंतु ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उसका जवाब था, इसलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज्यादा शिक्षा की जरूरत है।
एक अलग तरह की शिक्षा की और उन्हें नए नियमों को जानने की ज़रूरत है, अलग तरह के नियमों को जानने की। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं। और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना बहुत खतरनाक है, मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हुए हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। अब यह सवाल उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं जो स्कूल में बच्चे नहीं सीख पाते हैं। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे? जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा। हम किस तरह इसे माता-पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ न हो? उसने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में है। यह बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना चालू किया था जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह अभी भी खंडों में है और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेहतरीन खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पे पहुंचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सह-लेखक बन जाऊं। तो साथियों, इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी और उम्मीद करते हैं ये इतनी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वित्तीय साक्षरता से संबंधित अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस कोई किताब है, तो वो है रिच डैड पुअर डैड और इसे सबसे शुरुआती किताब माना जाता है। सबसे पहले इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है।